adjust that camera a little bit, okay? Is that TV running too? And Action! भारत यूँ तो कई तरह की कलाओं का संगम है। यहाँ नदियाँ मिलती हैं, आसमान छुआ जा सकता है, मौसम की करवट भारत की शान है। बरसात से लेकर गर्मियों की धूप और मस्त मौसम में मोर का नृत्य अगर आप देखना चाहते हैं तो भारत और भारतीय कलाकार आपका स्वागत करते हैं। एक कहावत है कि इंसान का सपना जो होता है वो कभी ना कभी साकार होता है। 25 साल से वेट कर रहा था मैं काजल जी के साथ बजाने के लिए। आज सौभाग्य मिला और इतने बड़े फेस्टिवल में। काजल जी के साथ काफ़ी पुरानी दोस्ती है। अब 87 में हम लोग रशिया गए थे। मेरा सपना था काजल जी के साथ गाने का और आज मुझे वो मौका मिला है। बहुत अच्छी डांसर है काजल जी, बहुत मेहनत कर रही है। काजल जी पिछले 20 साल में आज मिल रहे हैं वसंतोत्सव के लिए। और काजल जी के साथ बजाने का जो मुझे सौभाग्य मिला 2007 में मिला, मुड़ीजनों से काफ़ी इनकी प्रशंसा हमने सुनी थी। काफ़ी साल के बाद में, मतलब 20 साल का 21 साल का बहुत लंबा गैप होता है। उसके बाद में आज उनके साथ में बजाऊंगा तो मुझे खुशी है, एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा एक झिझक भी है क्योंकि 20 साल के बाद में एक साथ स्टेज पे जाएंगे। मैं तो बचपन से ही काजल जी का बहुत ही बड़ा फ़ैन रहा हूँ और हमने अपने बड़ों से उनके बारे में बहुत कुछ सुना कि बहुत अच्छी डांसर हैं, बहुत अच्छी एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छी हैं और बहुत ही गुणी हैं और कला और संस्कृति को संभाली हुई हैं। ऐसे ऐसे प्राचीन पुराणों को नृत्य करती हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हम आशा करते हैं कि ऐसे लोगों से हमें बजाने का सौभाग्य मिलता है। ये कार्यक्रम सृजन कुछ ऐसे ही भारतीय कलाकारों से आपको रूबरू कराएगा। जहां बात होगी कला की, कलाकार की और उस प्रतिभा की जो कहीं भी रहे अपने कदरदान ढूंढ ही लेती है। सृजन अपने साथ ऐसे कलाकारों की एक कड़ी लेकर आया है जो भारतीय कलाओं जैसे नृत्य और संगीत को अपना जीवन मान चुके हैं। आज की इस कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे कथक नृत्यांगना काजल शर्मा जी से, जिनकी जिंदगी का दूसरा नाम कथक नृत्य है। अपने इस सफर में उन्होंने कैसे थामे रखा कथक का साथ, आइए इस अद्भुत सफर के बारे में उन्हीं से जानते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत शास्त्रीय नृत्य, वादन और गायन, ये समस्त विधाएं हमारी समृद्ध संस्कृति की अमूल धरोहर हैं। संगीत की साधना एक तप है, योग है, तपस्या है, मेडिटेशन है, जीवन शैली है और व्यवसाय भी है। जितना गहनता से उसमें डूबकर उसकी प्राप्ति करता है कलाकार, उतना ही उसकी कला में चमक, निखार और परिपक्वता आती है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य भावों की अभिव्यक्ति के बहुत सुंदर माध्यम हैं। कथक नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक प्रमुख नृत्य है और बहुत उसका स्थान अहम है। टेक्निक को हम जब साधते हैं तो उसमें रियाज इन्वॉल्व होता है। कितने घंटे हम मेहनत करते हैं, कितना इन्वॉल्वमेंट है, उसका मैथमेटिकल पार्ट है, उसका कैलकुलेशंस है। ये सारे सब्जेक्ट, सारी विधाएं जुड़ती जाती हैं।
भावों की अभिव्यक्ति के लिए एक श्लोक मुझे याद आता है, यतो हस्ता ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भाव, यतो भाव ततो रसा। जहाँ पे दृष्टि है वहाँ पे चेहरा है, जहाँ चेहरा है वहाँ मन है, जहाँ मन है वहाँ भाव है, और जहाँ भाव है वहाँ रस, इमोशंस। तो भावों की अभिव्यक्ति के लिए उसको महसूस करना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे कथक नृत्य की शिक्षा पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी से प्राप्त हुई, और ये भी सौभाग्य है कि हम उस समय में पैदा हुए, बड़े हुए और सीखा जब हमने देखा कि कथक नृत्य शैली को पंडित बिरजू महाराज जी ने एक ऐसे स्थान पे पहुंचाया है जहां कोई उसके लिए सोच भी नहीं सकता था। मैंने पहली अपनी नृत्य की प्रस्तुति की थी जब मैं 3 वर्ष की थी। बचपन में फिल्मों का बहुत दौर था, उस समय बॉलीवुड नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो हम लोग फिल्मी डांस बोलते थे, फिल्मी गानों पे डांस, जिसमें थोड़े से फोक सॉन्ग्स भी होते थे और थोड़े सेमी क्लासिकल होते थे। तो वहाँ से मैंने अपने नृत्य की शुरुआत की। मैं तब किसी से सीखती नहीं थी, अपने आप से जो भी कुछ मेरा इच्छा होती थी मैं करती थी, रिदम पे थिरकती थी। और यहाँ तक कि मुझे सुलाने के लिए मेरी माँ को ये मेक श्योर करना पड़ता था कि कहीं से संगीत की आवाज़ नहीं आए, किसी गाने की आवाज़ नहीं आए, नहीं तो मैं सोती नहीं थी, डांस करती रहती थी। सड़क पे भी अगर कहीं कोई बैंड, कोई बारात जा रही है, कहीं म्यूज़िक चल रहा है, तो मेरे पाँव नहीं रुकते थे। और यही सब होते होते जब मैं 6 वर्ष की थी तो एक बार लखनऊ में मुझे सौभाग्य से नुमाइश होती थी केसर बाग, वहाँ पे प्रस्तुति अपने नृत्य की करने का मौका मिला। और मुझे पता नहीं था कि ऑडियंस में बहुत संगीत के विद्वान लोग बैठे हुए हैं। लच्छू महाराज जी, जो कि उस समय नृत्य के सम्राट थे, जिन्होंने अनेकों फिल्मों में कोरियोग्राफी की, कथक की, मुगले आज़म, पाकीज़ा, बहुत फिल्मों में उन्होंने बहुत सुंदर काम किया। वो ऑडियंस में थे और उन्होंने मेरा डांस देखा और मेरी माँ को बुला के कहा कि इसको आप शास्त्रीय नृत्य की तालीम दें, कथक नृत्य सिखाएं। लच्छू महाराज जी ने मुझे कथक नृत्य का परिचय वहाँ से दिया और कहा कि आप आगरा में रहते हैं, मैं लखनऊ हूँ तो दूर पड़ता है, आप दिल्ली जाके मेरे भतीजे से, बिरजू महाराज जी से, इसको नृत्य की शिक्षा दिलवाएं। मेरी माँ से कहा। तो मैं मम्मी के साथ, बहुत छोटी थी, मम्मी के साथ कभी लखनऊ कभी दिल्ली इस तरह से आती जाती रहती थी। लेकिन मेरी माँ चाहती थी कि मैं पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूं, ग्रेजुएशन एटलीस्ट हो, और उसके बाद डांस की तरफ ध्यान दूं। इसी बीच मेरे ग्रेजुएशन करके मैंने बिरजू महाराज जी के पास संगीत नाटक एकेडमी के स्कॉलरशिप से कथक नृत्य की शिक्षा आरंभ की। स्पेशलाइजेशन का कोर्स था कथक केंद्र दिल्ली से। वो करते करते मुझे सौभाग्य मिला विदेशों में परफॉर्म करने का और महाराज जी के द्वारा कोरियोग्राफ की हुई अनेकों रचनाओं में करने का। सोलो परफॉर्मेंसेस तो मैं करती थी। तो बहुत मेहनत से, बहुत लगन से मैंने जब वहाँ शुरू किया, ये जर्नी बहुत आसान नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए ये नया स्टाइल था। महाराज जी की जो शैली थी, ये लखनऊ घराना है, और मैं जो शिक्षा आगरा में ले रही थी वो जयपुर घराना था। कथक में अनेक घराने हैं, जयपुर लखनऊ खास उसका एक अंग है। तो जयपुर से लखनऊ की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन जो था एक चैलेंज था, एंड आई वॉज द जूनियर मोस्ट इन माई क्लास। सीनियर्स को फॉलो करना ही एक चैलेंज होता था और उसमें अपनी एक आइडेंटिटी बनाना, दैट वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड इन माई लाइफ। मैं रोज़ 6 महीने तक रोती रही, अपने रूम में वापस हॉस्टल में आती थी और मैं भगवान से कहती थी ये कथक इतना मुश्किल कैसे है, इतना हार्ड कैसे है। लेकिन शायद मेरा दृढ़ निश्चय था, विल पावर थी, और मैंने अपने आप से कमिट किया हुआ था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है। मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ, मेहनत करनी है, और मैंने जब ये रास्ता चुना है तो मुझे इसमें बेस्ट अपना देना है।
और कुछ ऐसा हुआ सौभाग्य से कि मेरी पहचान बनी, और ऐसी पहचान बनी कि महाराज जी ने एक दिन क्लास में बुला के सारे बाकी के स्टूडेंट्स को कहा कि काजल बहुत मेहनत करती है, उसमें पोटेंशियल है। और एक जब उन्होंने मेरे लिए एग्ज़ाम्पल रखा तो मुझे और ज़्यादा वो एनकरेजमेंट मिला। और मैं 4 बजे उठ के सुबह हॉस्टल में, एक वॉल होती थी मेरे रूम के बाहर और एक बहुत हल्की सी धीमी सी लाइट रोशनी उस पर पड़ती थी, तो मैं अपने शेडो को देख के अपने मूवमेंट्स का करेक्शन करती थी। जब मैं सीनियर्स के पीछे खड़ी होती थी कि वो उनकी लाइनिंग क्या जा रही है, हाथ किधर है, चेहरा किधर है, कितना हाथ ऊपर है, कहाँ नज़र है, वो सब मैं शेडो पे थोड़ा सा आउटलाइंस अपनी करेक्ट करती थी। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई महाराज जी के संरक्षण में। और जैसे मैंने कहा कि विदेशों में जाने का मौका मिला, बहुत भारत महोत्सव कई देशों में मैंने किए। इसी बीच दूरदर्शन पे मुझे टॉप ग्रेड श्रेणी का भी मैंने अपना ऑडिशन दिया और टॉप ग्रेड हासिल किया। और सारी चीज़ों के बीच जब मैंने अपना वो स्थान बनाया कि जहाँ लगता था कि अब कुछ कमाल करके दिखाना है, उस स्टेज पे मेरी शादी हुई। और फॉर्चुनेटली हिंदुस्तान से जाना पड़ा। मैं इंग्लैंड में सेटल हुई जाके अपने हस्बैंड के साथ। वहाँ मेरे 2 बेटे हैं। और इसी दौरान कुछ वक्त ऐसा आया कि मैं जिस मकसद से मैं उस माहौल में गई थी, जो उस समय मेरी लाइफ का एम था, बच्चों की परवरिश, अपने हस्बैंड का, फैमिली का लुक आफ्टर करना, उस दौरान मैं कथक नृत्य की प्रस्तुति या टीचिंग नहीं कर सकी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं हाफ हार्टेडली करूं या किसी तरह का भी कॉम्प्रोमाइज़ करूं अपने नृत्य के साथ। और मैंने कुछ सालों तक, लगभग 12-13 साल तक, ना कोई परफॉर्मेंस दी, ना मैंने सिखाया। जब मैंने वापस से शुरू किया 2004 में, तो मुझे बहुत चैलेंजेस थे, बच्चे छोटे थे और हिंदुस्तान का वो माहौल नहीं था। मैंने 14 साल तक किसी इंस्ट्रूमेंट को ना सुना ना देखा, ऐसे माहौल में मैं रही 14 साल। और एक संयोग ऐसा बना कि जब लंदन में एक मीटिंग अटेंड करने गई थी इंपीरियल सोसाइटी ऑफ टीचर्स ऑफ डांसिंग के बैनर में, एज अ क्लासिकल डांस टीचर, वहाँ मुझे तबला सुनने का मौका मिला। तो मैंने अपना लंच टाइम, जब सबको, हम लोगों को प्रोवाइड हुआ, ड्यूरिंग माई लंच टाइम everybody was like having sandwiches and soups and all. I asked that tabla player, can you please not go for your lunch? And मैं वहाँ पे खड़ी हो गई करने के लिए। देख के ये ताजुब कर रहे थे कि लंच टाइम पे ये क्यों प्रैक्टिस कर रही है। मैंने कहा मैंने 14 साल के बाद तबला सुना है और मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। मैंने दोबारा से वहाँ से शुरू किया और वही आइडेंटिटी के साथ, वही लेवल पे मेरा कंपटीशन मेरे अपने साथ है, मेरा स्तर मेरे अपने साथ है। मैं अपने आप को चुनौती देना चाहती हूँ। जिस लेवल पे मैं हिंदुस्तान से गई थी, सौभाग्य से वो टाइम मेरा पीक का टाइम था। और क्योंकि टॉप ग्रेड था, दूरदर्शन से दुनिया भर में फेस्टिवल्स कर रहे थे, बहुत अहम फेस्टिवल्स इंडिया में मैंने रिप्रेजेंट किए, तो वही स्तर मैं बना के रखना चाहती थी। और एक बात का और भी कोइंसिडेंस ये था कि मेरे बच्चों को नहीं पता था कि मेरी पूरी लाइफ कथक नृत्य में गुजरी है। एक किस्सा मुझे याद आता है, जब मेरा छोटा बेटा 5 साल का था तो मेरा फर्स्ट वहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस हुआ। और मैंने, जैसे शास्त्रीय नृत्य में हम लोग
क्लासिकल डांसर्स जैसे मेकअप करती हैं, बड़ी खिंची हुई आँखें, भवें, और वैसा जब मैंने मेकअप किया और मैं शो करके अपने घर वापस जब रात को आई तो मेरे छोटे बेटे ने कहा कि माँ यू लुक सो डिफरेंट, आर यू एन इजिप्शियन लेडी। तो मुझे लगा कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है मेरे लाइफस्टाइल के बारे में। दैट वाज वेरी फनी मोमेंट कि मैंने इतने सालों तक छुपा के रखा है अपना ये टैलेंट कहें, अपना ये लाइफस्टाइल कहें, लेकिन बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, जैसे मेरी माँ मेरी शादी से पहले मुझे एक ढाल की तरह, एक शील्ड की तरह सपोर्ट करती थी, दिन रात सुबह शाम। हम लोग कहाँ कहाँ ट्रेन से, बस से, टैक्सी से, रिक्शा से, 3 व्हीलर से, एरोप्लेन से पूरे हिंदुस्तान में घूमते थे। उससे भी ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया। और वहाँ मैं इस तरह से मैनचेस्टर में, बर्कनहेड, चेस्टर, रेक्सम, लिवरपूल, लंदन, बर्मिंघम, जितने मेन सिटीज़ हैं यूके में, वहाँ मैं वर्कशॉप्स करती हूँ, सिखाती हूँ और अपनी कला का प्रचार करती हूँ। और मेरे लिए अब ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे जो यंग जनरेशन है उनको मैं उसी शुद्धता और उसी क्वालिटी में, उसी ट्रेडिशन के साथ, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजेशन, विदाउट डाइल्यूटिंग इट, विदाउट मेकिंग इट इम्प्योर, कथक को जिस इंटेंसिटी में हमने सीखा उसी का ही एक परंपरा का निर्वाह करूं, क्योंकि हम सब लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और वो शास्त्रीयता बरकरार रखने के लिए मैंने सोचा उसी शुद्धता, प्योरिटी को मैं आगे अपने स्टूडेंट्स को सिखाऊं, विदाउट एनी मिक्सचर ऑफ एनी अदर स्टाइल, 100% कथक। तो उसी परंपरा का मैं निर्वाह वहाँ पे कर रही हूँ। चैलेंजेस आते हैं, स्ट्रगल है, लेकिन कमिटमेंट है, और मुझे पूरी आशा है, मेरा विश्वास है कि मैं वहाँ अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकती हूँ, कर रही हूँ और करती रहूँगी। इंग्लैंड में जब क्लासेस में हिंदुस्तानी बच्चे सीखने आते हैं और उनके कुछ अभिभावक, पेरेंट्स आके कहते हैं कि हम घर में इनको वो संस्कार नहीं दे सकते जो इनको कथक की क्लासेस में आके मिलता है, तो बहुत खुशी होती है। लगता है कि हमारा एक जो ड्यूटी है, एक जो धर्म है, अपनी कला का प्रचार करना, प्रसार करना और उसी शुद्धता के साथ भारतीय संस्कारों को वहाँ तक पहुँचाना, उसमें शायद थोड़ी बहुत कामयाबी मिल रही है। तो इंशाल्लाह आप देखिए, शाम को आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा, मुझे उम्मीद है। और मतलब हंसते बोलते हुए करेंगे, परेशान मतलब नर्वसनेस की कोई ज़रूरत नहीं है, खूब अच्छे से करेंगे। मैं पहले भी जैसे कहा ना कि कहीं भी दुनिया भर में नाच लो, लेकिन दिल्ली में आके नाचना और इतने गुणी लोगों के सामने, धुरंधरों के साथ में नाचना और अपने आप। मगर आप भी तो एक धुरंधरी थी यहाँ से, जब आप गई हैं यहाँ, तब आप बहुत अच्छा करती थी। थोड़ा माहौल से जैसे कट जाते हैं तो उसका एक फर्क पड़ता है। कहावत है ना, देखा सीखा परीक्षा। तो वहाँ ना तो इतना देखने को मिलता है, ना सुनने को मिलता है, और परखने की तो बात ही नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ,
लोग यहाँ से चले ज़रूर जाते हैं लेकिन उनका दिल यहीं रहता है। बिल्कुल और कलाकार वही यूरोप अमेरिका में भी काम करता है जो यहाँ स्टैब्लिश होता है। बिल्कुल। तो यहाँ अपने आप को प्रेजेंट करना, यहाँ आपको अपने आप को स्टैब्लिश करना बहुत अपने मुश्किल आप है। में चैलेंज रहता है। चैलेंज है, बहुत मुश्किल है। आप यूँ समझ लीजिए जैसे 500 डांसर्स या 500 तबला प्लेयर्स के बीच में रह के और फिर अपने आप को अपनी स्टैब्लिश। आइडेंटिटी उसमें रखना एक मुश्किल अपने काम लिए एक स्तर बनाना, तो अगर उससे आगे नहीं तो कम से कम वहाँ तक तो मेंटेन रख सकें। भारतीय संस्कृति और उसकी सभ्यता का एक खास हिस्सा कई युगों से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा भी है। यहाँ गुरु के रूप में भगवान को पाया जाता है और जब भगवान सामने हो तो शिष्य का थोड़ा संकुचित होना तो लाजमी है। 20 साल के बाद अपने गुरु पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज के जन्म दिवस पर खास प्रस्तुति देने कई 100 मील का सफर तय करके आई कथक नृत्यांगना आज भी ये संकोच महसूस करती हैं। एक खुशी का एहसास मैं उनके साथ शेयर करना चाहती थी उनके स्पेशल 75th बर्थडे पे। उसके लिए मैं इंग्लैंड से खासकर महाराज जी के लिए उनको श्रद्धा देने के लिए अपने श्रद्धा के सुमन अपने नृत्य के माध्यम से उसके लिए मैं इतनी दूर से आई हूँ और कर रहे हैं। हम लोग प्रैक्टिस रिहर्सल कर रहे हैं और आई प्रे, आई होप एंड आई विश कि उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मैं परफॉर्म कर सकूं। और बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन एज़ यूजुअल जब दिल्ली में परफॉर्म करना होता है, ख़ास करके दिस इज़ माय परफॉर्मेंस आफ्टर 2007, सो 7 साल के गैप के बाद, तो बिट nervous I would say, but more excited and looking forward for that. मेरा परम सौभाग्य है कि आज महाराज जी के शुभ जन्मदिवस के इस पावन पुण्य अवसर पर मुझे अपने नृत्य के माध्यम से महाराज जी के चरणों में कुछ पुष्प अर्पित करने का मौका मिला। महाराज जी, आपका मेरा रिश्ता गुरु शिष्य के साथ साथ एक भगवान और भक्त का है। आप मेरे लिए भगवान हैं और आपको पता है मेरी भक्ति वहाँ से मुझे खींच के लाई है। आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। जैसा तुम काम कर रही हो काजल, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छे बच्चे बन रहे हैं, सब तुम्हारे द्वारा सब सिखाए जा रहे हैं। स्वयं भी तुम वहाँ खूब अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हो, तो ये सब सुन के तो मुझे तो आनंद आएगा ही आएगा। और कि भाई हमारा संदेश एक अच्छे जिम्मेदार को हमने दे रखा है, भाई तुम संदेश दो मेरा। तो इस तरह के हमारे जो एम्बेसडर बोलने चाहिए, हमारे एम्बेसडर है। आप मजाक से कभी प्यार से भी कहते हैं ना कि तुम सोल्जर हो हमारे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि काम दिया हुआ है उसको, मिशन को पूरा करना है। पूरा करना है। तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि तुम इस चीज़ को देख रहे हो
और पूरे मन से अभी तक। और इस वाले जब अभी हमारा हुआ जन्मदिन के अवसर पे जब प्रोग्राम हुआ तो बेहद मतलब मेरे तो आँख में आंसू आ गए थे कि देखो हमारे प्रति प्यार इतना, उस कला के प्रति इतना प्यार। और इसलिए कि मेरे पिताजी ने मुझे जिस तरह बनाया है, ये प्यार उनके लिए, सबके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए है। तो मुझे एकदम लगा कि देखो कितना, और लोगों ने भी देखा जो भी थे बैठे कि ढेर सारे मेरे कथक के उमड़, जो समंदर उमड़ पड़ा, तमाम हमारे सब उधर दुर्गा आगे, आप आगे, उधर कोई जर्मनी से आ रहा, कोई कहाँ से आ रहा, कोई कहाँ से आ रहा, दुनिया से सब जगह से आ गए। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी महिमा है प्रभु की, गुरुजनों की। आपका महाराज जी प्यार, सब इतना प्यार करते हैं हम लोग आपको। आपका, हम लोगों की किस्मत है कि हम उस समय में पैदा हुए कि हमें आपके दर्शन हो सके। और फिर मैं वहाँ पे इंग्लैंड में सबसे कहती हूँ कि जैसे जो प्रोफेशनल सीखने आती हैं, जो डॉक्टर्स हैं, मतलब बड़ी उम्र की हैं, अपने प्रोफेशंस में हैं, वो कहती हैं हम अपने लिए आते हैं। अब हमने मंच पे तो करना नहीं, क्योंकि इतना हम नहीं कर साथ पाएंगे, क्योंकि बचपन से नहीं तालीम मिली। तो मैं उनसे यही कहती हूँ, मैंने कहा देखो कि तुम अपने लिए कर रहे हो और किसी न किसी तरीके से महाराज जी तक वो खुशी जाएगी। वाह, क्या बात। ये उनका बहुत हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है कि जहाँ पे भी कथक की बात होती है, महाराज जी मैं वर्कशॉप में, हर वर्कशॉप में आपके बारे में कुछ देर के लिए पहले सबको बताती हूँ। हाँ। अंग्रेज हैं, सब स्टूडेंट्स हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है सुन के। और अब कथक के लिए वो वर्कशॉप के लिए बुलाते हैं, अंग्रेजी स्कूल में कथक का नाम जाता है, तो ऐसा लगता है कि आप वहाँ आते हैं, कथक आता है तो आप आते हैं। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं बुलाऊँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तो प्रेजेंस वहाँ पे रहे। और सच बात है कि मतलब हमारे यहाँ की जो परंपरा है, हमारे यहाँ जो कृष्ण गाथा है, कथा जो है कथक है, और उसके अंदर जो टुकड़े परन तिहाई करते हैं हम लोग, ये तमाम प्रकृति के अलग अलग हिस्सों में बंधा हुआ ये हिस्सा है। कभी उलझन होती है, कुछ बोल होते ना, कुछ इस तरह के उलझन वाले भी होते हैं। और वही धागे न धागे फिर लगता बड़ा सादगी है, बहुत अच्छा। तो गाना बजाना मेरे ख्याल से नाच और सब कुछ जो है मानसिक तौर से हम ट्रीट करते हैं, आनंद देने की कोशिश करते हैं दिमाग को और दिल को। तो कहीं ना कहीं से वो ऐसा ट्रीटमेंट है। हमसे लोग जब पूछते हैं महाराज आप थके नहीं, 2-3 घंटे नाच लिए, मैंने कहा थके कैसे, जो म्यूज़िक है, अपना जो ताल है और स्वर है, वो तो मुझे ट्रीट करता जा रहा है, तो मैं तो चलता जाऊँगा, तो थकूँगा क्यों। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये सब तालीम, जैसे तुम जैसे सब तमाम शिष्य हमारे रहें, ईश्वर करे 4-5-6 और बन जाए। तो वो अभय और कला आश्रम हमारी संस्था भी एक छोटी सी है जिसमें 300 बच्चे हैं। अभी तक बहुत सी चीज़ें तो नहीं हो सकी हैं, लेकिन हो जाएंगी, ईश्वर चाहेंगे, कृपा होगी तो। महाराज जी मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, उनका फ़ोन आया इंग्लैंड से, मैंने कहा मैंने 2 दिन में जितना कथक देखा, ये दूसरे दिन की बात है कि 2 दिन में जितना कथक देखा मैंने, मैं बिल्कुल सिंच गई, जैसे एक पौधे को सींचा जाता है। बिल्कुल वो मैंने 21 साल से वहाँ खोया हुआ वो था। नहीं देखा था जो 2 दिन में मेरे को मिला, वो मैंने पाया। बहुत सही कह, बहुत सारा वो मैंने पाया। आँखों ने और कानों ने सुना, आँखों ने देखा, उसका विस्तार 2 दिन में वो 21 साल का मुकाबला। मज़ा आ गया। आप ये बताएं महाराज जी की और मेहनत कैसे करूं? मेहनत तो देखो भाई, मेहनत तो एक शब्द है, लेकिन मिजाज जो उर्दू का शब्द है कि आपके अंदर अगर खुशबू की प्रशंसा ना हो, खुशबू को आप तारीफ़ ना कर सके कि वाह क्या सुगंध है, तो आप अपने नाच की सुगंध को अगर प्रशंसा कर पाओ कि वाह ये तथ ही जो है मेरी आई है, क्या कमाल की थी और क्या अच्छी जगह पर थी। अपने आप को हस्त को नाच ये सिखाता है, हर उंगली को सींचता है, मानसी यहाँ से सींचते जा, उंगली को समझाता है ये उंगलियाँ ज़रूरी है, ये उंगलियाँ ज़रूरी, ये उंगलियाँ ज़रूरी, कितना सब काम करते हैं। तो कभी उसको कहते नहीं, खा लेते हैं, दे देते हैं, ले लेते हैं, कभी थैंक्स नहीं कहते, अरे मेरे हाथ तूने रोटी तोड़ के मेरे मुंह में डाली है,
अरे मेरे हाथ थैंक यू। अरे जब प्यार से कहो, जूते पहन के चल दिए, कभी जूते की तरफ देखे भी नहीं पहन के। अरे पाँव को कहो तो मुझे अमेरिका ले गया था, लंदन ले गया था। अरे मेरे पाँव थैंक यू, तुझे बहुत बहुत शुक्रिया। हर क्रिया आपके बॉडी की काम कर रही, जो आपको पहुंचा रही, तो उसको भी बहुत थैंक्स तो कहो भाई, ठीक है ना। तो ये कहना चाहिए कि डांस आपको सिखाता है कि आपको मालिक ने जो बनाया है तो कितनी ज़रूरी चीज़, सब हिस्सा आपको बना दिया और आप उतना अपने आप को सींचो ताकि उसके मेकअप से ढक जाओ। मानसिक रूप से, ये नकली वाला नहीं, अंदर वाले से, जरा अंदरूनी मेकअप से सोचो जरा, देखो तो मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो यही है मेरा संदेश आप लोगों को कि सब लोग, देश के विदेश के लोग कथक में खूब, आप आते रहिए, मैं बिल्कुल आता रहूँ, मैं ईश्वर करे। हमारी तो कोशिश होगी कि जहाँ पर हमारे काम के लिए, हमारे कला के लिए भक्ति होती है, वो हमारे मठ है, तो हमको तो जाना ही चाहिए उस मठ में देखने के लिए कि सब कार्य कैसा चलता है। तो हमारा संदेश तो आज भी है, ऐसे ही रहेगा और फिर सोचाएंगे बहुत सी जगह पर हम मुलाकात होगी हमारी। और ये कहते हुए बहुत बहुत मेरा तुम्हें आशीर्वाद, खूब अच्छे रहो, खूब बढ़िया रहो, मालिक अच्छा रखे। लेकिन वहाँ पे रहते हुए भी मन हिंदुस्तान की तरफ रहता है। जैसे हमारे लिए तो हिंदुस्तान जो है वो एक धाम है। मैं अभी हिंदुस्तान वापस आई हूँ अपने कुछ कार्यक्रम की प्रस्तुति करने के लिए, और ये बहुत एक प्लेजेंट कोइंसिडेंस हुआ कि महाराज जी ने बड़े प्यार से कहा कि उनका 75वां जन्मदिन इस साल सेलिब्रेट हुआ, तो उसमें उन्होंने मुझे कथक नृत्य की प्रस्तुति करने का एक सौभाग्य दिया। और मेरा यहाँ कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम बहुत मेरे ज़िंदगी के लिए अहम था, क्योंकि मैं अपने गुरु का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए जो भी मुझे आता है उनको मैं अर्पित कर रही थी। तो वो दिल्ली में कमानी में परफॉर्मेंस थी। उसके बाद कलकत्ता में मैंने अभी परफॉर्म किया IOS परिवार का बहुत अच्छा एक फेस्टिवल, 5 दिन का फेस्टिवल, उसमें एक दिन मेरा सोलो था। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आगरा जा रही हूँ ताज महोत्सव में परफॉर्म करने के लिए। 21 साल पहले ताज महोत्सव की शुरुआत भी मेरी नृत्य प्रस्तुति से हुई थी और मैं आगरा में पैदा हुई हूँ। और सौभाग्य से जिस दिन मैं आगरा में परफॉर्म कर रही हूँ मेरा भी जन्मदिन है। इट्स लाइक अ फेदर इन अ कैप, चेरी ऑन द केक, कि सब कुछ है, जन्मदिन भी है, मेरी जन्मस्थली है और मेरा नृत्य की प्रस्तुति है। लेकिन इन 21 सालों के गैप के दौरान ज़िंदगी के जैसे अनुभव होते हैं, ऐसे कथक में भी हमें अनुभव हुए हैं। और लगता है कि कहीं कुछ बाहर से भीतर की तरफ सोचना शुरू किया है, कुछ कहीं उसमें मैच्योरिटी आई है। और अब महाराज जी से मिले हैं, उनको देखा है, उनकी बातें सुनी हैं, यहाँ पे इतने कलाकारों को अभी देखने का, सुनने का मौका मिला, तो जैसे बिल्कुल शुद्धि करके मैं वापस जाऊँगी। एक तरह से कहते हैं ना, हवन करने के बाद जो एक तप आता है, तो वही काम मैं यहाँ करने आई। और मैं बहुत सारी शक्ति यहाँ से लेके जा रही हूँ हिंदुस्तान से। और I hope and I pray and I wish कि whatever I am actually taking with me, I would be able to promote that. I would be able to emote through my dance, through my performances, through my teaching, not only to my students, to my children as well. The sanskar, the purity, क्या रिलेशन है गुरु का शिष्य के साथ। मैं अपने स्टूडेंट्स को वहाँ बताती थी कि गुरु जो होता है वो भगवान स्वरूप होता है। तो वहाँ का कल्चर फ़र्क है और उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो हिंदुस्तान नहीं है, वो दूसरा देश है, हज़ारों मील दूर हैं। लेकिन मैं उनको समझा नहीं पाती थी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। वो सौभाग्य से मेरा पूरा हुआ सपना जब मेरे गुरुजी वहाँ पे आए, बिरजू महाराज जी, और तब सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि नाउ वी कैन सी, नाउ वी हैव लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट द टीचर, because we can see it reflects through your body language. You look so happy, you look like, you know, contained, and
you are glooming, you are shining, and you look so pleasant just because your teacher is there, your guru is there. जैसे माता पिता के लिए एक संबंध होता है, उनके लिए जो स्थान होता है, वो स्थान शास्त्रीय नृत्य ही एक ऐसी संगीत ऐसी विधा है जो आज भी इस रिश्ते को कायम रखती है। पुराने ज़माने में गुरु शिष्य परंपरा बहुत बहुत प्रचलित थी, जो आज के युग में नहीं है। आजकल बड़ा प्रैक्टिकल ज़माना है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हम फीस देते हैं, आप सिखाइए, दैट्स इट, दैट्स द रिलेशनशिप, यू नो, शुड फिनिश हियर। क्लास में बच्चा आया गया, ठीक है, लेकिन शास्त्रीय संगीत में ये अटूट बंधन है गुरु शिष्य का, और वो शायद हम अपने ज़रिए से आगे उस देश में लोगों तक पहुंचा सकें। मेरी केवल यही कामना है कि मैं यहाँ से जो भी शक्ति, जो भी संस्कार अपने को फिर से रिचार्ज करके जा रही हूँ, वो मैं वहाँ तक पहुँचा सकूँ। शादी के बाद कई सालों तक नृत्य से दूर रही काजल शर्मा ने जब दोबारा कथक का साथ थामा तो इस सफर में तकरीबन 2500 शिष्य उनके साथ जुड़ गए और शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने विदेशी छात्रों को न सिर्फ नृत्य में पारंगत किया बल्कि उन्हें भारतीय तहजीब से भी मिलवाया। कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं जहां आप सिर्फ चलना चाहते हैं, मंजिल की तलाश नहीं होती, सिर्फ जज्बा होता है हुनर को तराशने का, जो कथक नृत्यांगना काजल शर्मा रोज करती हैं। और उनका ये सफ़र न सिर्फ उनकी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाता है बल्कि दिन ब दिन उनको एक ऐसे एहसास के करीब ले जाता है जहां नृत्य के अलग अलग मायनों को समझा जा सके। कथक में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है रेसिटेशन का, पढ़ंत का, मीन्स रिसाइट करना। तो मैं एक बंदिश कॉम्पोजिशन कथक के सिलेबल्स की पढ़ के सुना रही हूँ। धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तिन तिन ता त्रक दिन दिन दा धा कृदिन दा धा दिन दिन दा धा तिन तिन ता त्रक दिन धान धागे तिट कृधान धागे तिट तगिन धागे तिट तगिन कत तक तक तिट कत गे तिट धागे तिट कृधा तिट कत गदिगन धान दान दा तिट कत गदिगन धान दान दा तिट कत गदिगन धान दान दा धान धागे तिट कृधान धागे तिट तगिन धागे तगिन कत तक तिट कत गे तिट धागे तिट कृधा तिट कत गदिगन दान दान दा तिट कत गदिगन धान दान दा तिट कत गदिगन धान दान दा धान धागे तिट कृधान धागे तिट तगिन धागे तिट तगिन कत तक तिट कत गे तिट धागे तिट कृधा तिट कत गदि दान दान दा तिट कत गदिगन धान दान दा तिट कत गदिगन धान दान दा।